नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RR एग्जाम में। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, डिसलेक्सिया। देखिए अगला क्वेश्चन, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खाली जगह है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 70 से अधिक, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 हो जाएगा, 70 से कम। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन बालकों को मानसिक न्यूनतम श्रेणी ग्रस्तता में रखा जाता है। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है पिछड़े बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों में, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा, प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। देखिए अगला क्वेश्चन, तनाव को कम करने में अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिक, व्यक्तिगत विधि, और इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा, रक्षात्मक युक्तियाँ। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचितता की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित करने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षतापूर्ण व्यवहार का सामना करना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर होता है, जबकि शिक्षक स्वतंत्र चर होता है और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन 1 सही रहेगा, शिक्षा विद्यार्थी एक आश्रित चर होता है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक और CCE। दोस्तों ऑप्शन 1 सही रहेगा, मानक। यह मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, ये तीनों मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। NCF 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा, NCF 2005 करके सीखने पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन में त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, शिक्षण अनुभव। यह मूल्यांकन के त्रिकोण में सम्मिलित नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता की अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं को हल अभ्यास में लाया जाता है और उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। देखिए अगला क्वेश्चन, RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 40, 45, 42, 45 और 48। दोस्तों ऑप्शन 3 सही रहेगा, 45। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा, 11 वर्ष। 11 वर्ष की आयु में बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है।
शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा, उपयुक्त सभी। वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है? जी हाँ दोस्तों, बताना है। वातावरण वह शक्ति है, यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की, रॉस की, एनास्टईसी की, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये परिभाषा रॉस की है, ऑप्शन 2 सही रहेगा। अधिगम अंतरण का थोंडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों ऑप्शन 2 सही रहेगा, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा वंशक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन और प्रेरणा। जी हाँ दोस्तों, वंशक्रम का नियम समानता का होता है, भिन्नता का होता है और प्रत्यागमन का होता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा, अप्रेरणा का नियम नहीं होता है। डैश डैश की अवस्था तथा बालक की दृष्टि श्रवण इंद्रियों पूर्ण विकसित हो जाती हैं। 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा। 8 अथवा 9 वर्ष की आयु में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यकाल में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि और विश्राम। जी हाँ दोस्तों, पुरस्कार है, ये एक अर्जित है और रुचि भी अर्जित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 और 3 सही रहेंगे। एक भूख और विश्राम ये जन्मजात प्रेरक होते हैं। अभिप्रेरणा वर्णित होती है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन 2 सही रहेगा, भावात्मक जागृति द्वारा। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन 1 सही रहेगा, ज्ञानात्मक चिंतन मानसिक प्रक्रिया का एक पहलू है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारस्परिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदेह। यहाँ दोस्तों ऑप्शन 1 सही रहेगा, पारस्परिक अनुकूलन। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, कतिपय योग्यता में, उपयुक्त सभी में। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा, व्यक्तिगत भेद इन तीनों में पाए जाते हैं, बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, कतिपय योग्यता में। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुमान, भाषा, तर्क, समस्या। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा, समस्या, क्योंकि जब समस्या होगी तब बालक चिंतन करना प्रारंभ करेगा, बिना समस्या के बालक चिंतन नहीं करेगा। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है विनय ने, रीड ने, टर्मन ने और केटल ने। दोस्तों ऑप्शन 3 सही रहेगा, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय टर्मन के द्वारा दिया गया। बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकी दृष्टिकोण, प्रक्षेणात्मक दृष्टिकोण। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन 2 सही रहेगा, सतही दृष्टिकोण। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा, स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने, केटल ने। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, केटल हिप्पोक्रेट्स के द्वारा व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया।
सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफर्ड ने और थ्रस्टन ने। तो जी दोस्तों ऑप्शन 2 सही रहेगा, स्पीयरमैन। इसके द्वारा द्वितत्व सिद्धांत दिया गया, यही सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत कहलाता है। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि और आक्रामकता। दोस्तों ऑप्शन 3 सही रहेगा, उपलब्धि। विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ है? भाषा विकास, नैतिक विकास, सांवेगिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन ए सही रहेगा, भाषा विकास। चॉम्स्की के द्वारा भाषा विकास दिया गया था। एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा और अधिवास। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, एक बालक की वृद्धि से अधिवास संबंधित नहीं होता है। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? B.F. स्किनर, सिगमंड फ्रायड, आलपोर्ट, रेमंड बी केटल। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, B.F. स्किनर। इसके द्वारा क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया गया। हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? वाक्य पूर्ति परीक्षण, शून्य व्यक्तित्व आयाम, कथानक संप्रत्यय परीक्षण, चित्रकुंटा परीक्षण। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, कथानक संप्रत्यय परीक्षण। स्वभाव में व्यक्तित्व भिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं, अभिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित और सांस्कृतिक। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, जन्मजात। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचक परीक्षण है? बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, बैचलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बेंट्री, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है? डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थामिया। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, डिसलेक्सिया। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? बौद्धिक अयोग्यता, बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन, बौद्धिक प्रतिकूलता। दोस्तों ऑप्शन एक सही रहेगा, बौद्धिक अयोग्यता। रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन और अपसारी चिंतन। ऑप्शन डी सही रहेगा, अपसारी चिंतन। बहुआयामी बुद्धिमत्ता के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, सांवेगिक और अस्तित्वकारी। ऑप्शन सी सही रहेगा, सांवेगिक। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, सामान्य, स्थायी और अनूठा। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, सामान्य। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है? अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, पिछड़े बालक। ऑप्शन सी सही रहेगा, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित करता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, क्योंकि अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं होती है। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता और कल्पना। ऑप्शन सी सही रहेगा, परिपक्वता।
इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न में से समझाता है: पुनर्बलन, साचर्य, अनुकरण और अंतर्दृष्टि। ऑप्शन बी सही रहेगा, साचर्य। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। ऑप्शन ए सही रहेगा, आक्रामकता। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? E.L. थॉर्नडाइक, कॉलर कोप्पा, B.F. स्किनर और अल्बर्ट बांड्रा। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, B.F. स्किनर। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, विभिन्न शिक्षण विधियां, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। ऑप्शन बी सही रहेगा, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है? कार्ल जुंग, मार्टिन ई सेलिगमैन, नोम जे चॉम्स्की, जोसेफ डी नोवेक। ऑप्शन डी सही रहेगा, जोसेफ डी नोवेक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन समिति का विकास, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा, क्योंकि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे ना करके 45 घंटे किए गए हैं। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर्व्यक्तित्व समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना और आकांक्षा स्तर। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, अंतर्व्यक्तित्व समायोजन। नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है? मस्तिष्क विलंब युक्ति, स्वामित्व अधिगम युक्ति, समस्या समाधान युक्ति, अन्वेषण युक्ति। ऑप्शन ए सही रहेगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? व्यवसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के सीखना, शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन बी सही रहेगा, बिना बोझ के सीखना। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णनात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, वर्णनात्मक शिक्षण। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है? कर्ट लेविन, B.R. बकिंघम, स्टेफन एम कोवे, स्टेफन एम कोरे। ऑप्शन सी सही रहेगा, स्टेफन एम कोवे। किसी परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? वातावरणीय, सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन सी सही रहेगा, जैविक। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जीन पियाजे, अब्राहम मास्लो, अल्बर्ट बांड्रा, लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन बी सही रहेगा, अब्राहम मास्लो। आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन, समवयस्क समूह अध्ययन। ऑप्शन डी सही रहेगा, समवयस्क समूह अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? क्रम सूचक मापनी, नामिक मापनी, आनुपातिक मापनी, समान अंतराल मापनी। ऑप्शन सी सही रहेगा, आनुपातिक मापनी। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक व मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को
के रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रोटोटाइप, कार्योटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, फिनोटाइप।